चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एंजाइम एंजाइम रहेगी, एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे आज। एंजाइम जो होती है इसकी स्टडी को कहते हैं एंजाइमोलॉजी। टर्म जो दिया है कोहने ने दिया था। टर्म किसने दिया? कोहने ने दिया। फर्स्ट एंजाइम जाइमेज एंजाइम होता है। पहला एंजाइम जो सबसे पहले खोजा गया था उसको हम क्या कहते हैं? जाइमेज एंजाइम कहते हैं। जाइमेज डिस्कवर्ड बाई जाइमेज एंजाइम की खोज किसने करी? एडवर्ड बुकनर ने। एडवर्ड बुकनर ने जाइमेज एंजाइम की खोज करी थी और ये फर्स्ट एंजाइम है। जाइमेज प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जाइमेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईस्ट। जाइमेज किससे एक्सट्रैक्ट किया गया था? ईस्ट से एक्सट्रैक्ट किया था। या जाइमेज प्रेजेंट ईस्ट मतलब जाइमेज जो है जाइमेज एंजाइम ईस्ट में पाया जाता है। और यह कह सकते हैं कि जाइमेज ईस्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एडवर्ड बुकनर ने ईस्ट से जाइमेज एंजाइम को सब एक्सट्रैक्ट किया था, इसीलिए ये सब फर्स्ट एंजाइम है। एंजाइम को कहते हैं, एन का मतलब होता है इन और जाइम का मतलब होता है ईस्ट। जाइमेज एंजाइम था ईस्ट में, इसलिए जाइम। तो एंजाइम इसलिए जो ये ईस्ट में पाया जाता है जाइमेज एंजाइम, इसीलिए इसको एंजाइम कहा जाता है। एन मतलब इन और जाइम मतलब ईस्ट। ईस्ट में पाया जाता है इसलिए इसको एंजाइम कहते हैं। क्रिस्टलाइज्ड फर्स्ट एंजाइम यूरिएज एंजाइम। जो पहला एंजाइम है जिसका क्रिस्टलाइजेशन किया गया था उसका नाम है यूरिएज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम ऐसा एंजाइम है जिसको जैक बीन ने फ्रॉम जैक बीन जेम्स सुमनर ने जैक बीन से निकाला था, डिस्कवर किया था। किसने? जेम्स सुमनर ने जैक बीन से इसको एक्सट्रैक्ट किया था और इसको निकालने के बाद यूरेज एंजाइम का क्रिस्टलाइजेशन किया। तो पहला एंजाइम जिसका क्रिस्टलाइजेशन किया गया वो यूरेज एंजाइम था, ये जैक बीन से निकाला गया था। और डिस्कवरर है इसके जेम्स सुमनर। पहला एंजाइम जाइमेज, इसके डिस्कवरर है एडवर्ड बुकनर। और फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन जिसका हुआ था यूरेज एंजाइम और इसके डिस्कवरर है जेम्स सुमनर। इसके बाद आता है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ये वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दी? बीटल एंड टैटम ने दी थी। इन न्यूरोस्पोरा क्रासा नाम का जो रेड मोल्ड है या पिंक मोल्ड कहते हैं इसे, रेड मोल्ड या पिंक मोल्ड कहते हैं न्यूरोस्पोरा क्रासा को। इसमें इस इसके ऊपर इन्होंने क्या कहा था? एक्सपेरिमेंट किए थे और बीटल टेटम ने एक्सपेरिमेंट किए थे और हाइपोथेसिस दी थी वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। न्यूरोस्पोरा क्रासा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, क्योंकि प्लांट एनिमल किंगडम में ड्रोसोफिला के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं। इसी प्रकार प्लांट किंगडम में न्यूरोस्पोरा पर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इसीलिए न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। और इसको किस क्लास का मेंबर है? ये एस्कोमाइसिटीज क्लास का मेंबर है। हमें दो इसमें लॉक एंड की मॉडल पढ़ना है और इंड्यूस्ड फिट मॉडल पढ़ना है। बस इसे याद रखना है कि लॉक एंड की मॉडल जो है वो एमएल फिशर द्वारा दिया गया था और इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है ये डैनियल कॉसलैंड द्वारा दिया गया था। बस इनके साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं केवल यहाँ पर। दो मॉडल हैं, लॉक एंड की मॉडल एमिल फिशर द्वारा दिया गया था, इंड्यूस्ड फिट मॉडल डैनियल कॉसलैंड द्वारा दिया गया था। बस इतना ही पेपर में पूछा जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ एंजाइम, एक्सो एंजाइम्स या एंडो एंजाइम्स। ये दो प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। एक्सो एंजाइम होते हैं जो सेल के बाहर होते हैं, एक्सो मतलब आउटसाइड आउटसाइड होते हैं सेल के। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं पेप्सिन ट्रिप्सिन और सलाइवरी एंजाइम्स होती हैं, ये सब क्या होते हैं? एक्सो एंजाइम है। एंडो एंजाइम होते हैं जो सेल के इनसाइड होते हैं, एंडो मतलब इनसाइड। जैसे ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम साइटोसोल में होते हैं और क्रेब्स साइकिल्स के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। ईटीसी में आने वाले जो एंजाइम्स हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं।
कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो ये सिंपल एंजाइम होता है और कंजुगेटेड कंजुगेटेड एंजाइम, कंजुगेटेड या होलो एंजाइम्स होते हैं। इसमें सिंपल एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन पार्ट का बना होता है केवल, और कंजुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम जिसे को कहते हैं, ये दो भागों से मिलकर बना होता है। इसमें प्रोटीन पार्ट होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट तो एपो एंजाइम कहलाता है और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। सिंपल एंजाइम कौन सा होता है? जो केवल प्रोटीन का बना होता है, जबकि कंजुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम होता है जो प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट का बना होता है। प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर जो है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर हो सकता है या इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हो सकता है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो होते हैं वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकते हैं या फिर वो को एंजाइम हो सकते हैं। वो अगर यदि वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो वो क्या टाइटली बाउंड होंगे एपो एंजाइम से, टाइटली बाउंड होंगे एपो एंजाइम से, परमानेंटली बाउंड होंगे टू एपो एंजाइम, टाइटली बाउंड होंगे और परमानेंटली बाउंड होंगे। और इनके एग्जाम्पल हैं हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द कैटालीज एंड पेरोक्सीडेज। कैटालीज एंजाइम और पेरोक्सीडेज एंजाइम, इन दोनों एंजाइम का जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो हीम कहलाता है। अब यदि कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप ना होकर को एंजाइम हो, तब उसको को एंजाइम जो होगा वो लूजली बाउंडेड एपो एंजाइम होगा। एपो एंजाइम से लूजली बाउंड होगा, टेम्पोररीली बाउंड होगा एपो एंजाइम से, मतलब वो कभी भी लग सकता है और हट सकता है, वो लग भी सकता है एपो एंजाइम से और हट भी सकता है। टेम्पोररीली बाउंड होगा, आवश्यकता पड़ने पर वो एपो एंजाइम से अटैच हो जाएगा और आवश्यकता नहीं तो वो हट जाएगा। ओनली ड्यूरिंग द रिएक्शन, केवल रिएक्शन के समय जब आवश्यकता होती है उस समय एपो एंजाइम से ये टेम्पोररीली बाउंड हो जाता है को एंजाइम, और जब रिएक्शन खत्म हो जाती है तब ये एपो एंजाइम से अलग हो जाता है। कोएंजाइम मोस्टली ड्राइव्ड फ्रॉम द विटामिन से, ये विटामिन से ड्राइव्ड होते हैं। कोएंजाइम मोस्टली किससे ड्राइव होते हैं? विटामिन से ड्राइव्ड होते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो होते हैं, ये तो हो गए ऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं मेटल्स। मेटल आयन क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं। कोऑर्डिनेट बाउंड विद कोऑर्डिनेट बाउंड बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है विद एंजाइम एंड सबस्ट्रेट बोथ। एंजाइम के साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल, और सबस्ट्रेट के साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। मतलब मेटल जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सबस्ट्रेट के साथ, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एंजाइम के साथ। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में मेटल आ जाता है और दोनों के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर इस प्रकार कार्य करते हैं। होलो एंजाइम जो होता है ये दो प्रकार, इसमें दो भाग होते हैं। एपो एंजाइम के साथ कोफैक्टर लगा होता है। अब कोफैक्टर जो है या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, या फिर ये कोएंजाइम होता है, या फिर ये मेटल आयन होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम जो होते हैं ये दोनों तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, और मेटल जो है वो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है। ये दोनों क्या चीज है? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कोफैक्टर। और ये क्या चीज है? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर मेटल। जबकि कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कोफैक्टर है। या तो कोफैक्टर लगा होगा, कोफैक्टर कौन सा हो सकता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, या फिर कोएंजाइम हो सकता है, या फिर एन मेटल आयन हो सकता है। तो इस प्रकार हम जो पेपर में आता है वो हेलो एंजाइम के कौन कौन से भाग होते हैं, तो एपो एंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप, एपो एंजाइम या कोएंजाइम, एपो एंजाइम या मेटल आयन, तो ये इसमें से इस तरह से आती हैं। मेटल एंजाइम जो है वो मेटल जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? जैसे आयन, वो सॉरी, जैसे जिंक, जिंक आयन हो सकता है। जिंक आयन कहाँ कहाँ मिलता है हमें? मेटल आयन कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बो कार्बोनिक एनहाइड्रेज और एडीएच। कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और एडीएच में जिंक मेटल मिलता है। जिंक मेटल होता है कोफैक्टर। निकल कोफैक्टर पाया जाता है यूरिएज एंजाइम में। यूरिएज एंजाइम किससे प्राप्त किया था? कि सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया गया था, और ये कहाँ से यूज किया था? जैक बीन से प्राप्त किया गया था। पोटेशियम आयन जो होता है मेटल,
कोफैक्टर के रूप में पायरुवेट काइनेज एंजाइम, पायरुवेट काइनेज एंजाइम होता है। पायरुवेट काइनेज एंजाइम कहां पर होता है? हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था पायरुवेट काइनेज एंजाइम। मोलिब्डेनम एमओ जो है ये कोफैक्टर होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या होते हैं? जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मैग्नीशियम आयन होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। कैसा होता है ये? मैग्नीशियम आयन होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। कोएंजाइम्स जो होते हैं ये टीपीपी, जैसे कि टीपीपी कोएंजाइम है थायमीन पायरोफॉस्फेट, ये विटामिन बी1 से बनता है। कोएंजाइम किससे बनते हैं? विटामिन से बनते हैं। तो टीपीपी जैसे थायमीन पायरोफॉस्फेट जो है ये थायमीन, थायमीन मतलब विटामिन बी1 से बनता है। एफएडी फ्लेविन एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एफएडीएच2 एफएमएन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये सब किससे बने होते हैं? बी2 रिबोफ्लेविन से बने होते हैं, बी2 से या रिबोफ्लेविन से बने होते हैं। सब जो फ्लेविन है इसीलिए फ्लेविन शुरू में लगा, एफ लगा इसमें। एनएडी एनएडीएच2 निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ऐसे फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डिहाइड्रोजनेज, फ्लेविन मोनो फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो यहाँ पर निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये जो है विटामिन बी3 नियासिन या निकोटिनिक एसिड से बनता है। इसमें निकोटिनिक एसिड या नियासिन जो विटामिन डी3 है इस इससे एनएडी या एनएडीएच2 बनता है। कोएंजाइम ए ये बी5 पेंटोथेनिक एसिड से या बी5 से बनता है। कोएंजाइम ए पीपी पायरोडॉक्सल फॉस्फेट ये प्राप्त होता है पायरिडॉक्सिन बी6 से, बी6 या पायरिडॉक्सिन से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो कोएंजाइम किससे बनते हैं? विटामिन से बनते हैं। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन एंजाइम का, जैसे कि ओ ऑक्सीडेस ऑक्सीडो रिडक्टेस या इसे डिहाइड्रोजनेज भी कहते हैं। दूसरा आता है ट्रांसफरेज, तीसरा है हाइड्रोलेज, चौथा है लाइज, पांचवा है आइसोमरेज और छठा है लाइगेज या सिंथेटेज, ठीक है। तो ये 6 क्लास होती हैं इसकी। इसे ओथिलिल से याद कर लेंगे। ओथिलिल से ओ से ऑक्सीडोरेटेज, टी से ट्रांसफरेज, एच से हाइड्रोलेज और ये हाइड्रोलेज का लार्जेस्ट क्लास होता है एंजाइम का। एच से लाइज, आई से आइसोमरेज और एल से लाइगेज, लाइगेज सबसे बाद में, लाइगेज या सिंथेटेज, ये 6 क्लासेस होती हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेज जो होता है इसके ये क्या काम करता है? कैटेलाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को या रिडॉक्स रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। जैसे कि ए ऑक्स है, ए ओ एक्स है और बी रिडक्शन है, ये ऑक्सीडाइड है, ये रिड्यूस्ड है। अब इनके साथ जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडो रिडक्टेज के कारण, तो ए तो रिड्यूस हो जाएगा और बी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये इनके एग्जाम्पल है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम के पर ऑक्सीडेज एंजाइम या डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, पर ऑक्सीडेज एंजाइम या डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ये इसके एग्जाम्पल है। ट्रांसफरेज एंजाइम दूसरा है ओथिलिल में ट्रांसफरेज एंजाइम, ट्रांसफर ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, एक सबस्ट्रेट से दूसरे में ग्रुप का ट्रांसफर करने को ट्रांसफरेज एंजाइम एक्सेप्ट हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन को ट्रांसफर नहीं करता, बाकी किसी भी दूसरे ग्रुप को ये ट्रांसफर कर देता है। जैसे ए जी और बी है तो ए जी में से जी को ट्रांसफर करके बी के साथ लगा देगा, इसे ट्रांसफरेज एंजाइम काम करता है। जैसे काइनेज एंजाइम, ट्रांस एमिनेज एंजाइम, जैसे कि काइनेज एंजाइम और ट्रांस एमिनेज एंजाइम। अगला आता है हाइड्रोलिज एंजाइम, कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडेज बॉन्ड और एस्टर बॉन्ड। हाइड्रोलेज एंजाइम कौन कौन से होते हैं? कैटालाइसिस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन,
कैटालाइसिस से कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देते हैं, और बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, वाटर उसमें ऐड करा देंगे। ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड को तोड़ेंगे तब भी वाटर ऐड कराएंगे, और एस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं तब भी वाटर ऐड कराते हैं। जैसे प्रोटीन में पेप्टाइडेज होता है, ये वाटर को ऐड कराता है और अमीनो एसिड बना देता है, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेकिंग करती है। फैट जो होता है इसमें एस्टरेज एंजाइम होता है और एस्टर बॉन्ड को तोड़ देते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ऐसे ही एमाइलेज जो है वो स्टार्च को तोड़ देते हैं, स्टार्च को तोड़ता है। लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को तोड़ता है, माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है, और सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ता है। तो सही है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गए। वो क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए। इसके बाद आता है लाइस। लाइस जो होते हैं, कैटेलाइज द एलिमिनेशन रिएक्शन लीविंग डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से छुटकारा दिलाते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं और कैटेलाइज एलिमिनेशन रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। जैसे कि ये एक्स और वाई है, इसके साथ जी वन जी टू ये ग्रुप लगे हैं, एक्स के साथ जी वन और वाई के साथ जी टू ग्रुप लगा हुआ है। तो ये लाइस क्या काम करेगा, जी वन और जी टू को के साथ बॉन्ड बनवा देगा और एक्स और वाई के साथ डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये काम करता है लाइस। एल्डोलेज एंजाइम, एग्जाम्पल क्या है, एल्डोलेज एंजाइम और इनोलेज एंजाइम। एल्डोलेज एंजाइम और इनोलेज एंजाइम। आइसोमरेज क्या होते हैं, कैटेलाइज आइसोमराइजेशन, ये आइसोमराइजेशन को कैटेलाइज करते हैं। जैसे एपीमरेज, एपीमरेज क्या था, ग्लूकोज ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज, इनको इनकी एपीमर है। ग्लूकोज का एपीमर कौन है, गैलेक्टोज और मैनोज, ये ग्लूकोज का एपीमर है, एक दूसरे के एपीमर हैं। हम कह सकते हैं एक दूसरे के एपीमर है। और कौन सा एपीमर कौन बनाता है, एपीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये एपीमर बनते हैं। एनोमरेज एंजाइम, एनोमरेज है, एनोमर्स बनाते हैं, जैसे कि अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, ये दोनों क्या था, एक दूसरे को एनोमर्स है। म्यूटेज एंजाइम क्या काम करता है, थ्री पीजीए से टू पीजीए बनाता है, थ्री पीजीए को कन्वर्ट करता है टू पीजीए में म्यूटेज एंजाइम। और आइसोमरेज एंजाइम क्या काम करता है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करता है, दोनों इसके आइसोमर है। ग्लूकोज फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है, आइसोमर है, आइसोमरेज एंजाइम ग्लूकोज से फ्रक्टोज में बदल देता है। तो ये आइसोमराइजेशन की क्रिया करते हैं आइसोमरेज, एपिमरेज ग्रुप, और एनोमरेज म्यूटेज आइसोमरेज एंजाइम। लाइगेस, लाइगेस मतलब सिंथेटिस, जोड़ने वाला, लिंकिंग टुगेदर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की लिंकिंग कराने वाला। सी ओ बॉन्ड बनाएगा, सी एन बॉन्ड बनाएगा। जैसे डीएनए, डीएनए में लाइगेस एंजाइम कौन सा होता है, मॉलिक्यूलर ग्लू होता है। लाइगेस क्या होता है, मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करता है, या इसे मॉलिक्यूलर स्टिक्स कहते हैं, मॉलिक्यूलर स्टिक या मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लू या मॉलिक्यूलर स्टिक कहते हैं लाइगेस को, जो डीएनए में को जोड़ने का काम करता है, डीएनए के। और पेप्केज, पेप्केज एंजाइम, ये डीएनए कल में लाइगेज एंजाइम, जो कि डीएनए लाइगेज, जिसे हम डीएनए लाइगेज कहते हैं। और ये डीएनए लाइगेज क्या होता है, मॉलिक्यूलर ग्लू होता है, मॉलिक्यूलर स्टिक्स होता है। और दूसरा है पेप्केज। प्रॉपर्टी देखिए एंजाइम की, प्रॉपर्टी क्या क्या है। एंजाइम की प्रॉपर्टी है कि मोस्टली, पहली प्रॉपर्टी है, मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीनेसियस, प्रोटीनेसियस होते हैं। बट एक्सेप्शन क्या क्या है, राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स एंजाइम है लेकिन ये प्रोटीनेस नहीं है, नॉन प्रोटीनेसियस एंजाइम है। या आरएनए, आरएनए एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड एंजाइम। कैसा होता है आरएनए एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड एंजाइम होता है। जैसे कि राइबोजाइम्स कौन कौन से हैं, 23 SRRNA, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज और आरएनएस पी, ये तीनों क्या है, राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स होते हैं। 23 SRRNA, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, आरएनएस पी, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 23
23S पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज आरएनएस पी। आरएनएस पी को राइबो न्यूक्लियस पी कहते हैं, राइबो न्यूक्लियस पी कहते हैं। ये सब तीनों की तीनों राइबोजाइम्स हैं जो प्रोटीनेसियस नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं? आरएनए एंजाइम होते हैं, आरएनए पाए जाते हैं आरएनए एंजाइम। दूसरा है एंजाइम डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअरिंग करते हैं, लो कर देते हैं, कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। एंजाइम्स रीजनरेट आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद ये रीजनरेट हो जाते हैं, मतलब दोबारा से बन जाते हैं। जैसे कि सबस्ट्रेट के साथ अगर एंजाइम मिल जाए तो इस रिएक्शन को एंजाइम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर एंजाइम को प्रोडक्ट बदल दिएगा, प्रोडक्ट सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और प्रोडक्ट एंजाइम के बाद फिर ये एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, और एंजाइम फ्री होने के बाद फिर दोबारा से सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा। तो इस प्रकार ये रीजनरेट होते रहते हैं एंजाइम, ये नष्ट नहीं होते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। मिनिमम एनर्जी जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए आवश्यक होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्टिवेशन